देखो डिप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है अकाउंटेंसी का जिसमें आपको मतलब ज़्यादा बड़ा चौड़ा सम्स नहीं आएगा, 2 लेजर या 3 लेजर बनाना पड़ेगा या फिर 2-3 जनरल एंट्री या 4 जनरल एंट्री का सम्स होगा। इस चैप्टर आप लोगों को डिप्रिसिएशन कितना याद है? दिव्या में 11 वाला डिप्रिसिएशन कितना याद है? नहीं याद है तो बिंदास बोलो नहीं याद है। सर थोड़ा बहुत याद है। ये सर थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो इस चैप्टर में ना 2 प्रेजेंटेशन का मेथड है और 2 कैलकुलेशन का मेथड है। अगर हम बोले डायरेक्ट वे में 2 पहले प्रेजेंटेशन के मेथड का बात करते हैं, फिर 2 पहले कैलकुलेशन के मेथड का बात करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन पे आएंगे। 2 कैलकुलेशन का मेथड क्या है? नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, या जिसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, या फिर एक और नाम है इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो एक मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसका नाम है इक्वल इंस्टॉल। एक सेकंड खाली होल्ड करो, एक सेकंड। तो हम लोगों को 2 मेथड का बात करना है कैलकुलेशन का। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड जिसका दूसरा नाम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। देखो अगर एग्जाम में आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है, आप हर बार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ओरिजिनल वैल्यू पे। एक एग्जांपल देते हैं, हम 5 लाख के एक एसेट खरीदा, फर्स्ट ईयर 10% डिप्रिसिएशन 5 लाख का 50,000, नेक्स्ट ईयर भी 5 लाख पे 10%, थर्ड ईयर भी 5 लाख पे 10%, मतलब टिल लाइफ 5 लाख का ही वैल्यू का 10% कैलकुलेट होता जाएगा। यही है स्ट्रेट लाइन मेथड। कई बार आपको एग्जाम में परसेंटेज दे देगा तो लाइफ बहुत इजी, जैसे अभी हम बोला 5 लाख का 10% एसएलएम बेसिस पे या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, जो भी नाम बोल लो। तो आप क्या किए, 5 लाख का 10% हर बार कैलकुलेट करके रख दिए। कभी कभी स्ट्रेट लाइन मेथड में ये परसेंटेज नहीं देगा। क्या देगा? आपको देगा कि एसेट का कॉस्ट कितना लगा, उसको इंस्टॉलमेंट करने का खर्चा कितना लगा, मतलब इंस्टॉल करने का एक्सपेंस क्या लगा, और उसका रेसिडुअल वैल्यू मतलब एट द एंड ऑफ द लाइफ वो कितना में बिक जाएगा, कचरा का भाव में स्क्रैप वैल्यू जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, वो कितना में बिक जाएगा, और आपको लाइफ ऑफ द एसेट दे देगा। तब भी स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम एक एग्जांपल देते हैं। 5 लाख का एक एसेट हम खरीद के लाया, 50,000 मेरा इंस्टॉलेशन चार्ज लगा, तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना हुआ, 5,50,000। एट द एंड ऑफ द लाइफ मतलब 10 साल सपोज करो उसका लाइफ है, 10 साल के बाद वो कूड़ा का भाव में 30,000 में बिक जाएगा। रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू उसका 30,000 दिया हुआ है। तो 5 लाख में खरीद के लाए थे, 50,000 इंस्टॉलेशन चार्ज लगाए, 30,000 मेरा रेसिडुअल वैल्यू है और 10 साल मेरा लाइफ है। तो ये फॉर्मूला लग सकता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट मतलब 5,50,000। कॉस्ट हमेशा इंस्टॉलिंग चार्ज को मिला के होता है, तो 5,50,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितना 30,000, तो 5,20,000। लाइफ कितना है 10 ईयर्स, तो डिवाइडेड बाय 10 ईयर करोगे मतलब 52,000 एवरी ईयर डिप्रिसिएशन होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में परसेंटेज दे दे तो जो एसेट का परचेज प्राइस है इंस्टॉलिंग वैल्यू को लेकर, हमेशा कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलिंग वैल्यू, वो पूरा ले, उसके ऊपर हर बार वो सेम परसेंटेज अप्लाई करते जाएंगे। और अगर एसेट को परसेंटेज न दिया रहे हमको और एसेट का कॉस्ट रेसिडुअल वैल्यू और लाइफ दिया रहे तो भी ये फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? स्ट्रेट लाइन मेथड का लॉजिक क्लियर है सर? बोलो ये थोड़ा माइक का ना तो ठीक है, ये आवाज बार बार फट रही। अभी ठीक है? हाँ सर। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आया दिव्यम? हाँ सर। हाँ सर। ना ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया होता है, मशीन कॉस्ट रुपीज 1,20,000 और 1,193, सैल्वेज वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू सबका एक ही मतलब है। 20 साल अगर दिया हुआ है, लाइफ 10 ईयर्स, एज्यूमिंग अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, तो मेरा वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट ऑफ द एसेट मेरा फिगर हुआ 1,20,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू
कितना बोला है क्वेश्चन में 20,000, सो 1,20,000 माइनस 20 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर्स, मतलब 10,000 मेरा डिप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा। ये मेरा हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों मेथड एक ही है। इसमें क्या होगा, हर साल डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग वैल्यू पे चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एसेट का दाम 5 लाख रुपए है, मान लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000 रुपया लगा, तो 5,10,000 मेरे एसेट का कॉस्ट हो गया। पहला साल डिप्रिसिएशन, सॉरी एक बार चलो 5 लाख ही लेते हैं, 10,000 इग्नोर करो। 5 लाख मेरा इंस्टॉलेशन चार्ज लेके है, तो 5 लाख मेरा एसेट का वैल्यू है। पहला साल मेरा डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, मान लो 10% रेट गिवन है, तो पहला साल डिप्रिसिएशन कितना होगा 50,000। अब बैलेंस कितना बचा एसेट का 4,50,000, 5 लाख माइनस 50,000 आएगा 4,50,000। सेकेंड ईयर 4,50,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, तो 45,000। नेक्स्ट ईयर बचा 4,05,000, 4,50,000 माइनस 45, तो 4,05,000, तो 4,05,000 का 10%, 40,500। ऐसे हर साल जो आपका बैलेंस बच रहा है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिया है, लेकिन यह फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना होगा क्योंकि आपको परसेंटेज दे देगा। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होगा क्योंकि आपको एग्जाम में परसेंटेज दे देगा। इज इट क्लियर? आपको ये फॉर्मूला वहां पे दिखाई दे रहा होगा, 1 माइनस n रूट एस बाई सी। आपको करने का दरकार नहीं है, ये फॉर्मूला खाली याद कर लेना, क्योंकि आपके एमसीक्यू आ सकता है कॉलेज एग्जाम में। तो एमसीक्यू अगर आएगा तो वहाँ दे सकता है फॉर्मूला उठा के कि कौन सा फॉर्मूला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में लगता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको फॉर्मूला लगेगा। कई बार आपको परसेंटेज दे देगा, नहीं देगा तो फॉर्मूला लगेगा। डब्ल्यूडीबी मेथड में आपको परसेंटेज देगा ही देगा जब आपको सम सॉल्व करने को देगा। तो दोनों कैलकुलेशन का मेथड क्लियर है? दिव्या मैन, अनन्या? यस सर। हाँ अब सर। हम आते हैं प्रेजेंटेशन के मेथड पे। प्रेजेंटेशन का मेथड भी दो है। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं नो प्रोविजन मेथड या विदाउट प्रोविजन मेथड या सिंपल मेथड भी बोलते हैं, और सेकेंड मेथड को बोलते हैं विथ प्रोविजन मेथड। तो विथ प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन, दो वे में अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जा सकता है। विदाउट प्रोविजन बहुत सिंपल है, पहले हम लोग वही सीखेंगे, उसके बाद विथ प्रोविजन का बात करेंगे। अच्छा, विथ प्रोविजन में भी आप एसएलएम डब्ल्यूडीबी कोई भी कैलकुलेशन का मेथड से आपको फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंटेशन में कैलकुलेशन का मेथड आपको सिखा रहा है डिप्रिसिएशन का वैल्यू कैसे निकलेगा, और प्रेजेंटेशन का मेथड सिखा रहा है आप कैसे उसको बुक्स को शो करोगे, क्या क्या लेजर बनाओगे, कब क्या लेजर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ये बात आपका प्रेजेंटेशन मेथड करता है। तो पहले नो प्रोविजन मेथड, कोई झमेला ही नहीं है। हर साल क्या होगा, पहला साल क्या क्या एंट्री पास हो सकता है, सोचो। एसेट खरीदने का एंट्री पास क्या होगा, फर्स्ट डे को एसेट खरीदोगे, क्या एंट्री होगा, परचेज टू बैंक। एसेट खरीद रहे हो, गुड्स नहीं। एसेट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बैंक। हाँ, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी हो सकता है। परचेज वर्ड नहीं होता, परचेज वर्ड गुड्स के साथ आता है दिव्यम। भूल गया। हाँ यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, साल का पहला दिन मान लो एसेट खरीदे, जिस भी दिन खरीदे उस दिन ही एंट्री पास कर लिए। अब आया उस साल का ईयर एंडिंग, मान लो हम जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर, या फिर अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं तो 31 मार्च आएगा, और अगर जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रहे हैं तो 31 दिसंबर आएगा। उस दिन दो एंट्री पास होगा। एक पास होगा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एंट्री। डिप्रिसिएशन क्या है, मेरा एक्सपेंस, सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और डिप्रिसिएशन के कारण किस चीज का वैल्यू घट रहा है, एसेट का, तो टू एसेट हो जाएगा। तो उस दिन मेरा एंट्री होगा 31 मार्च को या 31 दिसंबर, जो आपका ईयर एंडिंग डेट होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये डिप्रिसिएशन या कोई भी एक्सपेंस फाइनल अकाउंट में कहां ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो थर्ड एंट्री वही था ईयर एंडिंग के दिन, पीएल टू डिप्रिसिएशन। इस डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट जो किए थे, अब उस डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर दो। तो हर साल ये 3 एंट्री पास होता जाएगा। पहले एसेट, सॉरी, हर साल ये रिमेनिंग 2 एंट्री पास होता जाएगा। सॉरी,
हर साल ये 2 रिमेनिंग एंट्री पास होता जाएगा, क्योंकि एसेट खरीदने का एंट्री हर साल नहीं होगा ना। तो पहला साल पहला दिन या जिस भी दिन एसेट खरीदे उस दिन एसेट खरीदने का एंट्री किए, ईयर एंडिंग में आके डिप्रिसिएशन का एंट्री और पीएल में ट्रांसफर का एंट्री। अब हर साल वही करते रहो, डिप्रिसिएशन पीएल में ट्रांसफर, डिप्रिसिएशन पीएल में ट्रांसफर। क्लियर है ये? Yes, वैसे ही जब प्रोविजन मेथड आएगा तो क्या होगा, हर साल पहले डिप्रिसिएशन को प्रोविजन अकाउंट में डालना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन को पीएल में भी भेजना है। मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का एक नया लेजर क्रिएट हो जाएगा हर ईयर। तो देखो, पहले एसेट खरीदने का एंट्री कॉमन, एसेट टू बैंक या एसेट टू कैश, जो भी आप करो। ईयर एंड में जो 2 एंट्री करते हो, अब ईयर एंड में यहां पर 2 एंट्री जो होगा वो क्या होगा, पहला एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, या टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और फिर उस डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करना, मतलब पीएल टू डिप्रिसिएशन। ये 2 एंट्री हर साल पास होता जाएगा। देखो यहां पे एक सम दिया है और आपको दोनों मेथड से प्रेजेंट करने बोला है। बोला बी ब्राउन परचेज द मशीन बाय चेक ₹90,000 ऑन 1 जनवरी। Its probable working life was estimated at 10 years and probable scrap value at the year end was 10,000. It was decided to write off depreciation by equal annual installment. Equal annual installment मतलब कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। You are required to pass necessary journal entry for first 2 years and show necessary account and the balance sheet. आपको सब कुछ मांगा है इस समय, एंट्री भी करके दिखाओ, लेजर भी खोल के दिखाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ। आपके एग्जाम में बैलेंस शीट बनाने नहीं भी बोल सकता है, बट या तो आपको बोलेगा खाली एंट्री करके दिखाओ या खाली लेजर खोल के दिखाओ। आपको दोनों आना चाहिए। खाली जनरल एंट्री मांग ले तो जनरल एंट्री, लेजर मांग ले तो लेजर। 99.99% चांस आपसे लेजर मांगेगा। तो पहले बोला व्हेन नो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, फिर बोला व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। दोनों मेथड से शो करो। तो पहले चलो डिप्रिसिएशन का वैल्यू निकाल लिया। कैसे निकाला, 90,000 में खरीदे, 10,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो 90 माइनस 10 और 10 साल उसका लाइफ है, तो डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि आपको एसएलएम मेथड बोला इसलिए परसेंटेज नहीं दिया। तो 8,000 मेरा एनुअल डिप्रिसिएशन आया। अब देखो इसको प्रेजेंट कैसे किया। पहला एंट्री व्हेन नो प्रोविजन अकाउंट इज मेंटेन, तो पहला एंट्री मशीनरी टू बैंक किया, एसेट खरीदने का एंट्री देखो जनवरी 1 को 90,000 रुपया। फिर दिसंबर 31 को 2001 में ही पहले डिप्रिसिएशन टू मशीनरी 8,000, फिर पीएल टू डिप्रिसिएशन 8,000। फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको 2 ईयर का अकाउंट प्रेजेंट करने बोले हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी डिप्रिसिएशन टू मशीनरी 31 दिसंबर को, फिर पीएल टू डिप्रिसिएशन। तो हर साल हम क्या बोले थे, 2 एंट्री को कॉमन रह जाएगा लास्ट वाला, और परचेज वाला एंट्री केवल उस ईयर में आएगा जिस ईयर परचेज किए। अब देखो लेजर जो बनाया वो देखो, 2 अकाउंट बनाने बोलता है, नहीं भी बोलेगा तो यही 2 अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो मशीनरी अकाउंट में क्या किया, पहले ओपनिंग डेट को लिखा टू बैंक, एसेट खरीदे हैं इसलिए 90,000। 31 दिसंबर को क्या किया, बाय डिप्रिसिएशन 8,000, बैलेंस सीडी बच गया 82,000। नेक्स्ट ईयर फिर जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 82,000। 2002 में जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 82,000। फिर 2002 का दिसंबर को 31 दिसंबर को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 8,000, बैलेंस सीडी बचा 74। फिर अगला साल वो ओपनिंग बैलेंस बन गया, और ऐसे ये चलता जाएगा 10 साल तक, क्योंकि 10 साल एसेट का लाइफ है। डिप्रिसिएशन अकाउंट में तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल काम। पहला एंट्री क्या है, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो देखो 31 दिसंबर को 2001 में लिखा डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट 8,000, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना, उसी दिन पीएल में। एंट्री क्या है, पीएल टू डिप्रिसिएशन, तो देखो क्रेडिट साइड में 2001 दिसंबर 31 बाई पीएल अकाउंट 8,000, अकाउंट क्लोज। सेकेंड ईयर फिर वही टू मशीनरी बाई पीएल। बैलेंस शीट में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में मशीनरी अकाउंट में दिखाई दे रहा है 82,000, नेक्स्ट ईयर में मशीनरी अकाउंट में 74,000। बैलेंस शीट वाला पार्ट पे आप गौर भले ही मत करो, वो काम का नहीं है, वो आपसे नहीं मांगेगा, आपसे अकाउंट बनाने बोलेगा या एंट्री पास करने बोलेगा। सिंपल मेथड क्लियर है, प्रेजेंटेशन वगैरह। यस सर। अब आते हैं प्रोविजन मेथड में क्या होता। तो देखो पहले एंट्रीज पास किया, जनवरी 1 को मशीनरी टू बैंक 90,000, वो तो कॉमन एंट्री था, एसेट खरीदने का एंट्री। दिसंबर 31 को देखो प्रोविजन मेथड में एंट्री बदल गया, डिप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, या फिर आप डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी लिख सकते थे 8,000। फिर पीएल टू डिप्रिसिएशन,
फिर नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर को वही डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000 और फिर पीएल टू डेप्रिसिएशन 8,000। यह हर साल चलता रहेगा ऐसे ही करके। इसका प्रेजेंटेशन का भी अब बात कर लेते हैं। देखो यहां बनेगा आपका जनरली 3 अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी आ जाएगा बाद में जाके, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। उसका बाद में करेंगे। जब बीच में एसेट बिक जाता है तो क्या होता है, वो एक अलग केस बनेगा और वही आखिरी केस होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो मशीनरी अकाउंट देखो, एक बात अब गौर करना, यही इंपॉर्टेंट क्रक्स है सीखने लायक। जब प्रोविजन फॉर मेथड होगा तो मशीनरी अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड होगा मशीनरी अकाउंट में डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अलग लेजर होगा। देखो क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट में क्या किया हम, 1 जनवरी को टू बैंक लिखे, 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी 90,000 ही लिखे पूरा। सेकेंड ईयर फिर टू बैलेंस बीडी 90,000, फिर बैलेंस सीडी 90,000। थर्ड ईयर भी वही टू बैलेंस बीडी 90,000। मतलब एसेट अकाउंट में वही फिगर ओपनिंग क्लोजिंग होता चला गया। अगर एसेट को कुछ हुआ नहीं है तो, एसेट बिका नहीं है या एसेट खत्म नहीं हुआ बुक से, तो वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट वही होगा अभी 5-10 मिनट के अंदर। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में अगर एसेट का कुछ नहीं किए, एसेट जिंदगी भर चला आराम से, तो यही होगा टू बैंक 90,000 बाई बैलेंस सीडी 90,000, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, ये चलता रहेगा हर साल। डिप्रिसिएशन अकाउंट का वही कहानी है, टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखे यहाँ पे, वहां पे लिखे थे टू एसेट डेबिट साइड में, यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 8,000 बाई पीएल 8,000, फिर नेक्स्ट ईयर वही टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 8,000 बाई पीएल 8,000, ये चलता रहेगा। अब आता है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, जो इस मेथड में नया बनेगा। मेरा एंट्री क्या पास हुआ था, लास्ट 2 एंट्री क्या हो रहा है ईयर में। नंबर 1 एंट्री है मेरा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे 31 को, बाई डेप्रिसिएशन। तो देखो 2001 में दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन 8,000। प्रोविजन क्रेडिट होता है ना, प्रोविजन क्रेडिट लेजर होता है, प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट साइड होता है। तो देखो बाई डेप्रिसिएशन 8,000। अब प्रोविजन मेथड का बैलेंस चलता जाता है, यहाँ बैलेंसिंग होता है। तो देखो क्या किया डेबिट में 31 दिसंबर को टू बैलेंस बीडी 8,000, फिर 2002 को जनवरी 1 को बाई बैलेंस बीडी 8,000, दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन 8,000। अब मेरा बैलेंस सीडी 16,000 हो गया। फिर थर्ड ईयर में वही बाई बैलेंस सीडी 16,000, फिर करते बाई डेप्रिसिएशन 8,000, फिर बैलेंस सीडी 24,000 हो जाता। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन ऐड होता चला जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। देखो नाम ही तो वही है, एक्यूमुलेटेड, मतलब जोड़ते जाओ डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीनरी अकाउंट में 90,000 लिखा, 8,000 माइनस किया, 82 बचा। नेक्स्ट ईयर 90,000 लिखा, 16,000 माइनस किया। देखो हर साल बैलेंस शीट में एसेट का पूरा कॉस्ट लिख के फुल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आपको फिर बोलेगा, आपको बैलेंस शीट नहीं बनाने बोलेगा, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, ये 2 ही मेन अकाउंट पे फोकस करना है प्रोविजन मेथड में। यहां तक क्लियर है अनन्या एंड दिव्यम? यस सर, यस सर। यस सर। अब आते हैं हाँ, एसेट अगर बीच में बेच देंगे तो क्या होगा। बीच में एसेट बिक रहा है, भले कूड़ा का भाव में बिके, भले अच्छा भाव में बिके, आपको फर्क नहीं पड़ता। बुक से एसेट जा रहा है बीच ईयर में, अचानक पूरा लाइफ वो यूज नहीं हो रहा, मिड ऑफ द लाइफ में वो एसेट डिस्पोज हो रहा है मेरे बुक से। तो देखो पहले हमको एसेट को, जिस ईयर एसेट बिक रहा है, हमको पहला एंट्री पास करना पड़ेगा एसेट डिस्पोजल टू एसेट अकाउंट। एक नया लेजर खुल जाएगा एसेट डिस्पोजल, उसी ईयर के लिए केवल, जिस ईयर वो बिकेगा। सो एसेट डिस्पोजल टू एसेट अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज करोगे उस ईयर, डेप्रिसिएशन को भी कहां ट्रांसफर कर दोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि अब एसेट खत्म, जितना में बिका उसका पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट बिक रहा है और जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू पीएल, और लॉस हो रहा है तो पीएल टू एसेट डिस्पोजल। तो एसेट बिक रहा है तो पहले एसेट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसका डिप्रिसिएशन को भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे,
बिका उसका सेल का एंट्री करेंगे, प्रॉफिट लॉस का एंट्री करेंगे। तो जिस ईयर बिक रहा है उस ईयर चार एंट्री मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का एंट्री, लॉस हो रहा है तो लॉस का एंट्री। इसको एक प्रेजेंटेशन वे में देखते हैं, ज़्यादा बेटर क्लियर होगा पिक्चर। मिस्टर वेद ऑफ कैलकाटा परचेज द रिक्वायर्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2000 को एक मशीन खरीदा 65,000 रुपीज में। ही एंगेज काबुल टू इरेक्ट द यूनिट हु चार्ज रुपीज 5,000। वो एक आदमी को रखा मशीन को इरेक्ट करने के लिए, मतलब लगाने के लिए, वो भी 5,000 रुपया लिया। तो मेरा एसेट का कॉस्ट कितना हो गया? 70,000। द मशीन वॉज डेप्रिसिएटेड 10% ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड अकाउंटिंग ईयर बिगिन फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। मेरा मशीन का डिप्रिसिएशन 10% है। देखो हम बोले थे ना स्ट्रेट लाइन मेथड में भी परसेंटेज दे सकता है, नहीं देगा तो फॉर्मूला लगेगा, दे देगा तो परसेंटेज लगेगा। मशीनरी वॉज डिप्रिसिएटेड 10% पर एनम ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। 1 अक्टूबर 2002, मतलब 2 साल 6 महीना यूज करने के बाद ही सिंगल यूनिट जिसका कॉस्ट 10,000 रुपया था, पूरा एसेट नहीं बिका 70,000 का, एक यूनिट जिसका कॉस्ट 10,000 था उसको हम 7,000 में बेच दिए। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीज 10,000 वॉज इंस्टॉल्ड। और उसी दिन एक नया मशीन भी खरीदे, चेक से पेमेंट किए, इंस्टॉलेशन करवाए। आपको बोला मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ 2001 का, 2001-2 का, 2-3 का, 3 साल का एसेट अकाउंट बना के दिखाना। सबसे पहले क्या काम हुआ? एसेट खरीदे 65,000 में और 5,000 इंस्टॉलेशन का चार्ज दिए। तो देखो मशीन अकाउंट में क्या किया, 2 बैंक 2 काबुल, क्योंकि एसेट का पेमेंट किया 65,000 और यहाँ पे काबुल के बारे में बताया नहीं उसको पैसा दिए हैं कि नहीं दिए। अच्छा यहाँ बोला एग्री टू वेट अ मंथ फॉर हिज पेमेंट, उसको बोले थे तुमको 1 महीना बाद चुकाएंगे, तो यहाँ पे उधार में एसेट का रिजेक्शन हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 बैंक 65,000, 2 काबुल 5,000, मेरा डेबिट साइड हो गया। अब फर्स्ट ईयर क्या होगा 31 मार्च को, उसका डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है 10%, तो पूरा 70,000 का 10% 7,000 रुपया बाई डिप्रिसिएशन। मेरा बाई बैलेंस सीडी बचा 63,000। सेकेंड ईयर का बिगनिंग बन गया वो 2 बैलेंस बीडी 63,000। उस ईयर कुछ भी नहीं हुआ, उस ईयर में एसेट को पूरा यूज किए। सेकेंड ईयर में कोई एसेट का बिकने का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, तो सेकेंड ईयर में सीधा एंडिंग डेट आ जाएगा 31 मार्च 2002 को बाई डिप्रिसिएशन 7,000, फिर मेरा बाई बैलेंस सीडी बचा 56,000। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ देखो, 1 अप्रैल 2002 को हम 2 बैलेंस बीडी लिखा 56,000। 1 अक्टूबर 2002 को क्या हुआ, हम वो एसेट बेच दिए। कितना में? इसका एक पार्ट बेचे, एक पार्ट बेचे। तो वो जो एक पार्ट है 10,000 का एसेट का, उसका कॉस्टिंग 10,000 बोला, यानी पहला दिन का उसका कॉस्टिंग 10,000 था, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 था। हमको अब एक बात बताओ, उस एसेट पे पहला ईयर हम कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए होंगे? आप लोग बताओ। 10,000 का एक कॉस्ट का एसेट है जिसको हम 7,000 में बेचे हैं, वो जो 70,000 है उसमें से वो एक पार्ट है, तो उसका पहला साल हम डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए होंगे? कौन बोलो? दिव्यम, अनन्या, आर यू देयर? फिर 1,000 रुपये चार्ज किए। हाँ, फर्स्ट ईयर 1,000 रुपया चार्ज किए होंगे। सेकेंड ईयर फिर कितना चार्ज किए होंगे दिव्यम? फिर 1,000 रुपया। हाँ सर। तो टोटल 2,000 हम डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं उसके ऊपर। हाँ। 10,000 का एसेट है, 2,000 का हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, ठीक है? तो वैल्यू कितना बचा है? अच्छा, उसके बाद फिर 6 महीना यूज किया हम इस साल, हाँ सर। तो फिर 500 रुपया का डिप्रिसिएशन हुआ 6 महीने का। हाँ सर। तो यानी हम कितना का डिप्रिसिएशन चार्ज किए उस एसेट के ऊपर? 2,500 का। हाँ सर। दिव्यम 10,000 का एसेट से 2,500 हम चार्ज कर दिए। मेरे बुक्स में उसका वैल्यू कितना बचा आज के दिन, जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन? 7,500। हाँ सर। उसको हम कितना में बेचे हैं? 8,000 में। 7,000 में बेचे हैं। 7,500 का आइटम 7,000 में बेचे हैं दिव्यम। हाँ सर। कितना का लॉस खाए? 500। हाँ, ये हमको पता चलेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट से। देखो यहाँ पे क्या किया, 8,000 लिखा क्योंकि तुम पहला 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो उसके ऊपर। तो जिस दिन बिक रहा है उस दिन उसका वैल्यू कितना है तुम्हारे बुक्स में? 8,000। तो देखो पहले मशीन डिस्पोजल अकाउंट देखना, फिर मशीन अकाउंट का थर्ड ईयर देखना।
पहले मशीन डिस्पोजल देखो 8,000 लिखा, उसको बेचे कितने में, तो भाई क्या है 7,000। इसमें सर कैश या बैंक में कोई कुछ तकलीफ फर्क नहीं पड़ता, कुछ बोला नहीं है कैसे बेचे हैं, तो तुम जो लिखना है वो लिख दो। अच्छा, उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ 500 रुपया, उस साल भी 6 महीना तो यूज करके बेचे है ना 8,000 के आइटम को, हाँ सर। तो यानी अल्टीमेटली मेरा बाई पीएल देखो 500 रुपया लॉस आ रहा है। हाँ सर। तो ये किया मशीन डिस्पोजल अकाउंट में काम। एसेट अकाउंट में क्या होगा, आई रिपीट, और बहुत बढ़िया से ये मेरा लाइन सुनना, अगर हम एसेट को बेच रहे हैं, उसका बेचने वाले दिन जो कॉस्ट है मेरे बुक्स में, बेचने वाले दिन जो कॉस्ट है मेरे बुक्स में, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा एसेट अकाउंट से। बेचने वाले दिन जो कॉस्ट है, जिस एसेट को बेचे उस साल उसका कॉस्ट कितना था 8,000, हाँ सर। तो देखो पूरा 8,000 बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट लिख के कैंसिल कर दिया क्रेडिट साइड में। ऊपर में सर इसके अंदर। हाँ, बाई मशीन डिस्पोजल 8,000 एसेट अकाउंट दिखा रहा है, 3rd ईयर दिखा रहा है एसेट अकाउंट का, हाँ। बाई मशीन डिस्पोजल 8,000 लिख दिए। ठीक है, 70,000 का मशीन था दिव्यम टोटल हाँ। बिगिनिंग में, उसमें से 10,000 का मशीन निकल गया, बचा कितना 60,000। तो इस साल 60,000 पे डिप्रिसिएशन, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू था उसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। बाकी एसेट का तो होगा ना डिप्रिसिएशन 31 मार्च को, ईयर एंडिंग के दिन 3rd ईयर में। तो 3rd ईयर में ईयर एंडिंग के दिन 31 मार्च को मेरा ओपनिंग एसेट 70,000 था, उसमें से 10,000 का एक एसेट निकल गया है। तो अभी भी मेरे पास शुरुआत से जो एसेट चलता आ रहा है उनमें 60,000 का एसेट बचा हुआ है, तो 60,000 पे 10% डिप्रिसिएशन 6,000। हाँ सर। और दिव्यम 3rd ईयर में हम एक मशीन और खरीदे हैं 10,000 का, हाँ। तो वो भी लिखे हुए यहाँ पे 2 बैंक अक्टूबर को 10,000 रुपया, हाँ सर। और उसका भी डिप्रिसिएशन होगा 10,000 का 6 महीने का, क्योंकि इसका ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है। 10% पे फॉर 6 मंथ। हाँ 6 मंथ, तो 500 रुपया आएगा। हाँ। तो देखो 60,000 पे 10% 6,000 डिप्रिसिएशन, और 10,000 पे 10% 6 महीने के लिए 500 रुपया डिप्रिसिएशन। तो देखो बाई डिप्रिसिएशन कितना लिखा 31 मार्च 2003 को 65,500। मतलब सर जो मशीन बेच दी है उसका डेप्रिसिएशन ऊपर नहीं आएगा, उसका डिप्रिसिएशन मशीन डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। हाँ। ठीक है, हाँ। और बैलेंस शीट तो निकल ही जाएगा, ऐड करेंगे डेबिट को, माइनस करेंगे क्रेडिट को, बैलेंस शीट निकल गई। तो ये है मेरा मशीन डिस्पोजल अकाउंट का काम। नेक्स्ट सम भी वैसे ही बनाया जो आपका होमवर्क है 8 नंबर, पूरा वैसे ही बनाया। अनन्या, अनन्या है कि गई? ओहो, समझ में आया पूरा बात? हाँ सर समझ गए सर, एक बार खुद से देख लेंगे फिर हो जाएगा। हाँ, और वीडियो सुन भी सकोगे दोबारा, अगर कहीं अटकोगे तो वीडियो सुनते हुए देखना तो बेटर होगा। ठीक है, हाँ सर। तो 8 नंबर तक तो आपका होमवर्क है, 9 नंबर भी आपका होमवर्क है, 9 नंबर तक आपका होमवर्क है, 9 10 भी, 7 8 9 10 आपका होमवर्क है। ठीक है, 8 9 10 आप लोग का होमवर्क है, करोगे नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड में क्या होगा। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का मेथड का हम यहाँ से सम्स नहीं दिखा के आपको डायरेक्ट मेरा बनाया हुआ एक सम दिखाते हैं। देखो, इस सम को ठीक से अगर सीख लिए, ये मास्टर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये अगर आपको समझ में आ गया, आपका ये चैप्टर समझ लो मोटा मोटी खत्म हो गया। देखो यहाँ पे, ऑन 1st 4 2019 अ मशीन परचेज फॉर 5 लाख रुपीज। 1 अप्रैल 2019 को हम एक मशीन खरीदे हैं 5 लाख रुपया का। 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब उसी साल 2019 को, अनदर मशीन परचेज फॉर 2 लाख। उसी साल 6 महीना बाद हम एक और मशीन खरीदे 2 लाख रुपया का। 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, 2019 को जो 5 लाख का मशीन खरीदे हैं ना, उसका एक पार्ट कॉस्टिंग ₹2 लाख, जिसका कॉस्ट 2 लाख है। 1 अप्रैल 2019 को हम 5 लाख का एक मशीन खरीदा है, उसका एक पार्ट 1 जुलाई 2021 को जिसका कॉस्ट 2 लाख है, उसको हम सोल्ड कर दिया 90,000 रुपये में।
ऑन द सेम डेट मतलब 1 जुलाई 2021 को अनदर एसेट परचेज फॉर ₹1 लाख। सम क्लियर है? एक बात ध्यान रख लेना इस चैप्टर में, डेट्स अगर आपके कंट्रोल में नहीं आया आप पूरा सम गड़बड़ा दो। तो डेट्स क्लियर है, 1 अप्रैल 2019 को 5 लाख का एक मशीन खरीदा, फिर 1 अक्टूबर 2019 को 2 लाख का एक मशीन खरीदा, फिर 1 जुलाई 2021 को 90,000 में एक मशीन बेचा जिसका कॉस्ट 2 लाख रुपया है, जिसको परचेज किया गया था 1 अप्रैल 2019 को, और फिर उसी दिन 1 लाख का एक नया मशीन और खरीदा। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर। अनन्या क्वेश्चन क्लियर है मेरा? हाँ सर। अब आपको बोला है शो डेप्रिसिएशन वर्किंग फॉर 2019, 20, 21 3 साल, मतलब 3 साल का डिप्रिसिएशन दिखाना है। अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है अंडर WDV मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का सम सही है। एक बात हमेशा डेप्रिसिएशन, 2 बातें डेप्रिसिएशन में हमेशा अपने अंदर सेट कर लो। एक तो हम बोल चुका, डेट्स आपके फिंगर टिप्स पे होना पड़ेगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, आपको शुरुआत में ही उस एसेट को 2 एसेट की तरह ट्रीट करना है जो आगे जाके बिक जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो एसेट आगे जाके बिक जाएगा उसको शुरुआत से ही 2 एसेट में ट्रीट कर लो। तो अगर हम ये बोले 1 अप्रैल 2019 को हम एक 3 लाख का मशीन और एक 2 लाख का मशीन खरीदे थे, तो क्या ये बात आपको ठीक लग रहा है सुनने में? बोलो। हाँ सर। 1 अप्रैल 2019 को हम एक 3 लाख का एसेट खरीदे और एक 2 लाख का एसेट खरीदे। हम 5 लाख को पहले ही ब्रेकअप कर दिए, क्योंकि आगे जाके हमको क्वेश्चन बोला है कि उस 5 लाख में से एक 2 लाख का मशीन 90,000 में बिक जा रहा है। अनन्या ये बात ठीक है? हाँ। ये बात समझना, ये वाला सम समझ लोगे ना अनन्या? अगर ये मास्टर प्रॉब्लम बनाया हम एक बेटा, एक सम में आपका प्रोविजन मेथड और वर्किंग सब कुछ कवर अप कर दिया। ये एक सम करके जाओ, इससे बाहर का और कोई सम बन नहीं सकता। ये मेरा खुद का क्रिएटेड सम है। सो हम बिगिनिंग में क्या किया अनन्या, हमको पता आगे जाके 1 जुलाई 2021 को एक 2 लाख का मशीन 90,000 में बिकेगा, जो इस 5 लाख का पार्ट है। हम इसको बिगिनिंग में 2 एसेट की तरह ट्रीट किया। देखो हम यहाँ वर्किंग कैसे बनाया। मशीन 1 2 लाख, मशीन 2 3 लाख। फिर 1 जुलाई के उसी साल 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदे 2 लाख का, है ना? लिखा है ना सेकेंड लाइन, देखो ऑन फर्स्ट लाइन के एंडिंग से, ऑन 1 अक्टूबर 2019 अनदर मशीन परचेज फॉर 2 लाख। तो देखो उसको हम लिख दिया मशीन 3 2 लाख। और जिस साल सेल हुआ 1 जुलाई 2021 को, उस साल एक और मशीन खरीदा 1 लाख का, तो देखो उसको हम लिख दिया मशीन 4। और जब खरीदेगा तब नीचे जाके उसका वैल्यू भी लिखिए। तो हम क्या किया, हम शुरुआत में सम में ये मान लिया मेरे पास 3 नहीं 4 मशीन। तो पहला बात तो ये क्लियर है, हम 4 मशीन में तोड़ दिया पूरा सम को। ये वर्किंग सीख गए। ये वर्किंग मेरे को मेरे सर का सिखाया हुआ 2003-4 में, और हमको ये वर्किंग किसी बुक में नहीं मिला उसके बाद जिंदगी में। दिस इज द बेस्ट वर्किंग आई हैव लर्न इन माई लाइफ। कंसाइनमेंट का वर्किंग और इसका वर्किंग, ये 2 मेरे को मेरे टीचर सिखाए थे, जो हम आज तक भूला नहीं, और मेरे बहुत काम आता है ये वर्किंग। तो हम बिगिनिंग से ही 4 मशीन ट्रीट करके अपना वर्किंग बनाएंगे। अब देखो हम क्या किया, अब हम एकदम डेट पकड़ के चलेंगे, मेरा सेकंड वाला बात काम आ जाएगा। 1 जुलाई 2019 को क्या हुआ है सर, 2 मशीन खरीदे, एक 2 लाख का एक 3 लाख का, आप लिख दिए 2 लाख 3 लाख। अगला डेट क्या आएगा इस सब में? चलो डेट बोलो आप लोग। एंड ऑफ द ईयर आएगा। अच्छा, 1 अप्रैल 2019 के बाद डेट क्या आएगा हमको वो बोलो। 31 दिसंबर। क्यों? 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदे, वो कहाँ जाएगा? क्या दिव्यम, अनन्या? सर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। हम बोला है बाबू, हम कितनी बार बोला, वो कहाँ गया लैंग्वेज? हम क्या बोला था, हम सम पढ़ते वक्त डेट्स तो फिंगर टिप्स पे ले रहा था, आप लोग नहीं लिए मतलब। फर्स्ट 7 सर इधर लिखा हुआ है, फर्स्ट 7/20। क्यों उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 अक्टूबर। हम बोले थे 19 कट गए, कट गया। हम बार दिव्यम हम बोल रहा था तब कहाँ थे? हाँ सर वो अक्टूबर आएगा। हाँ,
तो सेकंड डेट आया 1 अक्टूबर, तो देखो हम लिखिए 1 अक्टूबर 2019, मशीन 3 में जाके 2 लाख लिख दी। अब नेक्स्ट डेट तुम लोग बोले 31 दिसंबर 2019 आएगा सर, है ना, ईयर एंडिंग, फर्स्ट ईयर का ईयर एंडिंग। तो देखो 31 दिसंबर 2019 आया। पहला एसेट जो 2 लाख का हम कितना दिन यूज किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीना। तो 2 लाख का 10% इंटू 9/12, 15,000 का डिप्रिसिएशन आया 31 दिसंबर को। मशीन 2 3 लाख का मशीन, वो भी 9 महीना यूज हुआ। समझ में आ रहा है मेरा बात? नहीं समझ में आ रहा, बिंदास बोलो भाई। ये इन लोग 31 दिसंबर तक का वो बना रहे क्या बैलेंस शीट? दिव्यम तुम जब हम सम पढ़ते हैं मतलब सम सुनते नहीं हो। हम लास्ट सेकंड लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ईयर इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अंडर WDV। हाँ सर देख। तो मेरा 31 दिसंबर को ईयर क्लोज हो रहा है। पहला एसेट 5 लाख का हम 1 अप्रैल को खरीदे थे, हम उसको 2 मशीन माने थे, इसलिए 2 लाख 3 लाख अलग अलग लिख दिए, क्योंकि आगे जाके उसमें से एक 2 लाख का मशीन बिक जाएगा 90,000 में, तो हम 2 लाख को अलग ही लिख दिए कॉस्ट को, और 3 लाख को अलग। तो 2 लाख 3 लाख हम लिख दिए। 31 दिसंबर को हम जो जो एसेट मेरा फर्स्ट ईयर में है इन सब पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम वही किए। 2 लाख का 10% इंटू 9/12 15,000 आया। 3 लाख का 10% इंटू 9/12 22,500 आया। और 2 लाख वाला मशीन हम 1 अक्टूबर को खरीदे थे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने यूज किए, तो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। नहीं क्लियर हो बिंदास बोलो। ये पार्ट सीख गए तो ये चैप्टर सीख गए भाई। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अगला डेट क्या आएगा, 1 जनवरी 2020। उस दिन क्या होगा, तीनों एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा डिप्रिसिएशन माइनस करके। तो 2 लाख में से 15,000 गया 1,85,000, 3 लाख में से 22,500 गया 2,77,500, और फिर 2 लाख में से 5,000 गया 1,95,000 बैलेंस बचा 1 अप्रैल 2020 को। अगला डेट क्या आएगा 1 अप्रैल के बाद, सॉरी 1 जनवरी 2020 के बाद अगला डेट क्या आएगा सर 1/7/20। सीधा 1/7/21 आ जाएगा दिव्यम। अनदर मशीन परचेज फॉर रुपीज। दिव्यम नहीं सर, दिव्यम वापस उस साल सेकंड ईयर का एंडिंग नहीं आएगा, थर्ड ईयर में जाके हाँ सर। एसेट सेल हुआ है दिव्यम। हाँ सर यहाँ पे वो हम 2020 देख लिए थे। दिव्यम प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तुम देख रहे हो सुन नहीं रहे हो, हमको लगता है। हम जब सम रीड करता है ना दिव्यम, मेरे साथ सम को रीड करके हम पूरा सम रीड किया, हम पूरा सम का डेटा फिंगर टिप पे दिया आपको। और ये अकाउंट का सबसे बड़ा कंट्रोल पॉइंट होता है कि सम पढ़ने के बाद डेटा याद हो जाना चाहिए, डेट्स एंड नंबर्स याद हो जाने चाहिए। सम को ऐसे पढ़ना आना पड़ेगा आप लोग को। जब भी अकाउंट्स में कोई सम पढ़ते हो फिंगर टिप पे डेट्स एंड नंबर्स आ जाने चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब आप सम को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर सबसे बढ़िया कंट्रोल करने का वे यही है। तो अब 1 जुलाई 2021 को दिव्यम एसेट बिका है, तो उसके पहले 2021 है। हाँ, तो मेरा यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 आएगा पहले, क्योंकि सर इस साल कुछ हुआ ही नहीं। हाँ इस साल, यस ये आप पकड़े तुम सम्स को। सेकेंड ईयर में कुछ हुआ ही नहीं सर आपका, ना बिका ना कुछ नया खरीदे। तो दिव्यम सेकेंड ईयर में एंड में आगे क्या होगा सर, वापस से डिप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए और क्या करेंगे आप, है ना। हाँ तो करो। तो देखो मेरा स्ट्रेट WDV मेथड है ये, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो इस बार बैलेंस पे डिप्रिसिएशन होगा, और यही स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो क्या होता, उस 2 लाख 3 लाख 2 लाख पे एसेट डिप्रिसिएशन चार्ज होता है ना। 2 लाख 3 लाख 2 लाख, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3। और अभी क्या होगा, 1,85,000 पे चार्ज होगा, 2,77,500 पे चार्ज होगा, 1,95,000 पे चार्ज होगा। तो देखो वही किए, 1,85,000 का 10% 18,500, 277,500 का 18% 10% 27750, 1,95,000 का 10% 19500। सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन हो गया। अब आ गया थर्ड ईयर का पहला डेट
1 जनवरी 2021, है ना? हाँ सर। Yes, उस sir. दिन क्या होगा सर? फिर से बैलेंस उतार लीजिए आप। तो 185 माइनस 18,500, 166,500 आया। 277,500 माइनस 27,750, 2,49,750 आया। 1,95,000 माइनस 19,500, 1,75,500 आ गई। हाँ सर। अब दिव्यम डेट आया 1 जुलाई 2021, ओके, परचेज हुआ। थर्ड ईयर के मिड में। उस दिन दो काम हुआ है सर, एक परचेज हुआ है और एक 2 लाख का कॉस्टिंग का मशीन 90,000 में बिका है ना? उस दिन हम दो हाँ। काम किए 1 जुलाई 2021 को। तो देखो पहले हम लिख दिया 1 जुलाई 2021 में परचेज, फोर्थ मशीन में जाके 1 लाख लिख दिया, ठीक है? हाँ सर। अब दिव्यम 1 जुलाई तक तो हम एसेट को यूज किए ना, 1 जनवरी 2021 से लेके 1 जुलाई 2021 तक हम फर्स्ट मशीन को यूज किए, हाँ सर। तो उस पर डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा हमको। हाँ सर। तो देखो 1,66,500 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 जून तक यूज किए होंगे, क्योंकि 1 जुलाई को तो बेच ही दिए। हाँ। तो 6 महीने यूज किए दिव्यम अनन्या। तो 166,500 को 6 महीना यूज किए, तो 166,500 इंटू 10/12 इंटू 6/12 इंटू 10/100, तो मेरा फिगर आया 8325 डिप्रिसिएशन। उसको माइनस किए तो मेरा वैल्यू बचा 1,58,175। जिस दिन एसेट बिका उस दिन उसका फाइनल वैल्यू 158,175 है। ये बात हजम हुआ बिना हाजमोला की? हाँ सर। हाँ। तो बेटा उसको बेचे कितना में? 90,000 में। हाँ सर। तो यानी 158,175 का एसेट 90,000 में बेचे, तो मेरे को लॉस हो गया 68,175 का एसेट में। हाँ सर। अब अगला डेट क्या आएगा? 31 दिसंबर 2021। हाँ सर। बाकी जो बचा एसेट उनको तो डिप्रिशिएट करो। तो 249,750 का पूरा 10%, क्योंकि पूरा साल यूज हुआ है, 24,975। 175,500 का पूरा 10%, 17,550। और 1 लाख का 10% 6 महीना के लिए, क्योंकि उसको 1 जुलाई को तो खरीदे ही थे, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसका 5,000 डिप्रिसिएशन। क्लियर है? यस सर। तो मेरा फाइनल वैल्यू बचा फर्स्ट 1,122 को मेरा फाइनल वैल्यू बचा 2,24,775, 1,57,950, 95,000। ये वर्किंग आपका कोई भी मेथड हो, प्रोविजन मेथड हो, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, WDV मेथड हो या विदाउट प्रोविजन मेथड हो, आपको ये वर्किंग अगर बनाना आता है तो आपका सम बनाना बहुत आसान होगा, जिंदगी आसान हो जाएगा आपका। ये वर्किंग समझ में आया आप लोग को? यस Yes, सर। sir. अब आप लोगों का होमवर्क है वो 3 सम बनाओ, और ये इस वर्किंग के मदद से बना सकते हो वो सम जो पीछे बचा है। तब हम आपको इस सम का नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन सिखाएंगे, प्रोविजन मेथड में भी और स्ट्रेट मतलब विदाउट प्रोविजन मेथड में भी। और आपको ये प्रेजेंटेशन आ गया तो आपका ये चैप्टर डन, या बोलो तो आज ही बता देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को पहले लग रहा हो कि नहीं सर यहाँ तक पहले गो थ्रू करें फिर प्रोविजन मेथड का प्रेजेंटेशन सीखें, तो वो बेटर है, क्योंकि एग्जाम में प्रोविजन मेथड का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सबको। हाँ सर, वो अलग रखिए सर। वो अलग